नाज़रीन, रज़िया मशकूर, आप देख रहे हैं वतन की बात और आज मेरे साथ हैं मशकूर अहमद उस्मानी। मशकूर के बारे में मैं ये बताऊं कि सबसे अहम बात कि ही इज़ अलीग, आई एम अलीग। तो वेलकम एट वतन की बात हम वतनों के साथ मशकूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेनी मेनी थैंक्स। एब्सोल्युटली प्लेजर कि आज फाइनली हम लोग इतने दिन से बात कर रहे थे, पर फाइनली हम आज बात कर पा रहे हैं इस शो में। और ये शो हमारा एक्चुअली बेस्ड है कि तो हम बात करते हैं उन मसाइल के बारे में जो आज हमारे सामने हैं या इंडिया फेस कर रहा है एट लार्ज स्केल। आपका ताल्लुक चूंकि अलीगढ़ से भी रहा और पॉलिटिक्स से भी रहा, आप एएमयू में भी माशाल्लाह पॉलिटिक्स में यूनियन के प्रेसिडेंट रहे, वहाँ आपने बहुत काम किया और वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई जितना मैं जानती हूँ। मगर आप मुझे बताएं कि पॉलिटिक्स, व्हाई पॉलिटिक्स? मैं इसको पॉलिटिक्स नहीं कहूँगा, थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। ये जर्नी हमारी स्टार्ट होती है अलीगढ़ से, ऑब्वियसली जो सब लोगों को दिखती है कि एक ऐसी जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ पर मैं स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ता हूँ और उसके बाद वहाँ पर एक बहुत भारी मैंडेट के साथ मैं वहाँ पर इलेक्ट होता हूँ प्रेसिडेंट, जो अब तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी उसको जीत आप कह सकती हैं। 100 साल से ज्यादा पुरानी हमारी यूनियन है। 1905 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन बनी थी, जो स्टूडेंट्स डिबेटिंग क्लब के नाम से बनी थी, जो बाद में स्टूडेंट्स यूनियन में कन्वर्ट हो गई। तो अप्रॉक्स 115 साल की हिस्ट्री है, 115 साल की, और इसमें अब तक की सबसे बड़ी जीत मुझे हासिल हुई। तो एक्चुअली जर्नी यहाँ से चेंज होती है और यही से लोग दिखती हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी। तो बेसिकली मैं इसको पॉलिटिक्स नहीं कहूँगा, एक हमेशा से एक ये जज्बा रहा कि कुछ न कुछ सोसाइटी के लिए किया जाए, और बस इसी जज्बे के साथ अगर कभी कहीं कुछ अगर गलत होता दिखा तो उस गलत के खिलाफ हमने आवाज उठाई, चाहे वो कहीं भी हो। आई मीन एट द कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है, या स्टेट लेवल, जहाँ भी अगर हमें दिखा ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं, अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को जुल्म कहा जाए, ठीक है, उस जुल्म को हम जुल्म कहने लायक हो, अगर उसको रोक सकते हैं उसको रोक सके। तो बस एक यही चीजें थी और यहीं से शुरुआत होती है कैंपस एक्टिविज्म की। आप जानते हैं कि कैंपस के छोटे मोटे इश्यूज होते हैं लेकिन वही बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं जी। स्टूडेंट्स जब कॉलेज में होते हैं, जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, जब अपने हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, वहाँ पे उनकी जो दिक्कतें होती हैं, लाइब्रेरीज जाते हैं, वहाँ पर जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैंटीन्स की टाइमिंग का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं। मतलब उन चीजों का अगर मैं भी जिक्र करूँ तो वाकई वो चीजें लगेगी कि बहुत छोटी है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में वो चीजें काफी बड़ी होती हैं, क्योंकि आपके लिए वही चीजें बड़ी है कि भाई डाइनिंग हॉल के अंदर खाना आपको सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और जब आप इन मसाइल को सॉल्व कर लेते हैं तो तब आप ये देखते हैं कि क्या हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, क्या हम अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं, एट लार्ज हम सोसाइटी के लिए क्या कर पा रहे हैं। तो बस यहीं से हमारी जर्नी शुरू होती है। अभी जो बहुत पुराने अलीगेरियंस जो बाहयात हैं, जो जिंदा हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है, जब हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था कि कई राउंड हमारे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे टेन्योर में जो प्रोटेस्ट हुआ वो सारे प्रोटेस्ट तारीखी प्रोटेस्ट में गिने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि किसी तरह का वायलेंस नहीं हुआ, तमाम नॉन वायलेंस से ही प्रोटेस्ट हुए। अक्सरियत यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कुछ भी अगर प्रोटेस्ट अगर होते हैं तो वो फाइनली कहीं ना कहीं वो हिंसक रूप ले लेता है, कहीं ना कहीं वो वायलेंट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स वायलेंस करते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स के अंदर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स को डिमीन करने के लिए वायलेंस करवाते हैं, लेकिन हम उसमें सक्सेसफुल रहे कि हमने उन वायलेंस को रोका। और ये ऐसा नहीं हुआ कि it's because of मशकूर उस्मानी, but it's because of the team work, ठीक है, the team we had, ठीक है, जो यूनियन में जो तमाम जो हमारे सेक्रेटरी थे, वीपी थे और कैबिनेट मेंबर थे और जो हमारे एडवाइजरी के मेंबर्स थे और जो तमाम स्टूडेंट्स थे, उन लोगों से हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी। तो कोई गैप नहीं था कम्युनिकेशन का। नॉर्मली यूनियन और स्टूडेंट के बीच में कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद एक गैप हो जाता है, वो गैप हमने कभी बनने नहीं दिया। इसीलिए हम अच्छे से काम कर पाए और ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। और उसके बाद फिर हम लोग जो है नेशनल यूथ पॉलिटिक्स में लगते हैं, और जिस तरह से हिंदुस्तान के हालात 2013-14 के बाद से बदले हैं,
ये किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है। आप भी जब यूएस में बैठ के जब आप भी न्यूयॉर्क टाइम्स खोलती होंगी, जब आप दी गार्जियन अखबार आप देखती होंगी, तो किसी सुबह आपको अचानक से जो है कुछ ऐसी खबरें दिखती होंगी जो बहुत ही डिसहार्टनिंग होती होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खबर सिर्फ आपको डिसहार्टन करती है, बल्कि एट लार्ज जो लोग भी जो हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं, जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, अब दूसरे ममालिक में वो रह रहे हैं, चाहे वो अपने जॉब की वजह से हों, चाहे वो किसी वजह से उन्होंने माइग्रेट कर लिया हो, पेरेंट्स की वजह से हों या अपने स्पाउस की वजह से, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं माइग्रेशन के, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। वो तमाम लोग जब उन अखबारों की हेडलाइंस को देखते हैं, तो चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, तकलीफ तो उनको जरूर होती है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, उस तकलीफ को बस हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो बाहर बैठे होंगे लोग, ठीक है, आपके पास कोई ऐसी खबर ना जाए, ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहे कि हम रोक लगाते हैं उस पर, बल्कि हम उन चीजों पर हिंदुस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर अपनी सरकारों से क्वेश्चन करते रहते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। जो चीजें अभी हिंदुस्तान के किसी गांव में हो रही होगी, वो आपको बॉस्टन में बैठे हुए फौरन ही दिख जाएगी, कोई इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी डिले नहीं होता है। तो हम लगातार सरकार से यही बातचीत करते रहते हैं, और सरकार की कभी कभी मुखालफत भी करनी पड़ती है, और हमारी मुखालफत को जो है, जो मौजूदा सरकार है, वो ये समझती है कि ये वो ये बताती है कि ये सरकार की मुखालफत नहीं, ये देश की मुखालफत है। और हम बार बार उनसे कहते रहते हैं कि ये देश की मुखालफत नहीं है, ये सरकार की मुखालफत है, सरकार अलग है और देश अलग है। तो इस तरह से हुआ, और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली बिहार असेंबली इलेक्शंस में मैंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मेक इट टू विन, बट आई वाज द रनर अप, और एक अच्छी फाइट रही। तो ये जर्नी रही। तो मैं अगर आपको यहाँ से जो आपकी नेशनल कांग्रेस के साथ जो आपकी जर्नी है, दरभंगा में शायद आपने किया था ना? लेकिन मैं एक बार फिर थोड़ी सी देर के लिए आपको यूनिवर्सिटी लेके जाना चाहूंगी, और वहाँ का जो तराना है वो हम सबको हमेशा हमारे दिलों को गुदास करता रहता है, चाहे हम कितने भी दूर हों अपनी यूनिवर्सिटी से। आपके साथ जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज थी विद इन द बाउंड्रीज विद द पॉलिटिकल रनिंग जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके जो कॉन्स्पिरेसीज एजेंडाज हैं। मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम और गोइंग इनटू डिटेल, बट यस देयर वर दैट, और आपने उससे फाइट करके प्रूव किया कि सच हमेशा जीतता है। जो कुछ भी हुआ वहां, हर उस इंसान को जो अलीगढ़ की तारीख और जो तहजीब और तमद्दुन है उसको लेके चलता है, उसके दिल में कहीं ना कहीं ये गुदाज होता है कि आई हैव टू डू समथिंग, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, कुछ भी हूँ, पर मैं मेरी कम्युनिटी के लिए जरूर कुछ ना कुछ गेट बैक करूंगा। आपने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और दरभंगा से लड़ा, एज यू सेड, win or lose is another thing, but लड़ना और खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है, और you did that. As in अलीग, आपसे पहले भी बहुत सारे अलीग हैं जो पॉलिटिक्स में रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने उनसे कुछ लेसन हासिल किया या उनकी जिंदगी देखी बिफोर यू नो वेंट इनटू द फील्ड टू फाइट? नेचुरली जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो यू केम अक्रॉस सो मेनी स्टोरीज ऑफ योर सीनियर्स कि वो यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविज्म में थे, बहुत सारे लोग यूनियन में भी पहुंचे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के थ्रू, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, और बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, और वाकई वो स्टोरीज बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं, और वो स्टोरीज गलत नहीं होती हैं। बहुत सारे जो उनके संघर्ष हैं, जिस तरह से उन्होंने कोशिशें की, और लंबे वक्त के लिए वो जेल गए स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट लीडर्स, बल्कि कई बार ऐसा हुआ कि कई सारे ऐसे डिसीजंस रहे गवर्नमेंट के, उनकी मुखालफत करते हुए लोग जेल गए, चूंकि उस वक्त जो है वो जो भी सरकारें थी, ऑब्वियस सी बात है, मैं एक बात आपको बहुत ही क्लियर करूं कि सरकारों को स्टूडेंट से बहुत डर लगता है। ये मैं आपको बता दूं, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, उन लोगों की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग होती है, वो हम लोग सुनते हैं वहां पर, और बल्कि वो हम लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होती है, इस तरह से कि जब आप जानते हो कि आपके सीनियर से इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं,
और आपके ऊपर भी इसी तरह की जिम्मेदारी अगर आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये कोशिश तो जरूर करते हो कि कम से कम हम उनको मैच कर लें। अगर हम उनको एट पार ना कर पाए तो कम से कम मैच करें, उस स्टैंडर्ड को हम मेंटेन करें। हमारी यही कोशिश रही। स्टूडेंट्स यूनियन बेसिकली इट्स ए स्कूल ऑफ लर्निंग ऑफ पॉलिटिक्स। यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ओवर देयर। तो आप वहां पर बहुत सारी चीजें सीखते हो। यूनियन के प्लेटफॉर्म से आप अपने स्टेट के मुद्दे उठाते हो। आप उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है तो वहां के मुद्दे उठाते हो। आप जिस स्टेट के रहने वाले हो उन स्टेट के मुद्दे उठाते हो। आपके कैबिनेट में जो लोग हैं वो जिस स्टेट के, उन स्टेट्स के मुद्दों को आप एड्रेस करते हो। ओवरऑल यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टेट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी स्टेट से अगर स्टूडेंट नहीं भी हो, तब भी आप वहां के इश्यूज उठाते हो। कहने का मतलब आप पूरे हिंदुस्तान के मसाइल को आप उठाते हो। चूंकि अलीगढ़ के अंदर जो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तले नहीं होता है। किसी वो आप इंडिपेंडेंट वहां पर इलेक्शन लड़ते हो। आपकी टीम इलेक्शन लड़ती है। आपके एजेंडा क्या है, आपका मैनिफेस्टो क्या है, उस पर होता है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से असाइन नहीं करते हो। ना ही आप बीजेपी से कर सकते हो, ना कांग्रेस से कर सकते हो, ना आप समाजवादी या बीएसपी वॉट एवर, आई मीन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप अपने आप को अलाइन नहीं कर सकते हो। तो वहां पे इट्स योर कैलिबर, इन द कैलिबर ऑफ योर टीम, वो आपको विक्ट्री की तरफ ले जाती है। इट्स ऑल अबाउट के आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस तरह से आपको आगे मसाइल को उठाने हैं। कहने वाली थी कि यूनिवर्सिटी जो है वो तरबियत करती है, जैसा कि हम हमारे बारे में, मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में मशहूर भी है कि ये अपनी तरबियत करती है। मैं यहाँ आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि ये तरबियत लेके जब आप दरभंगा में नेशनल लेवल का चुनाव लड़ते हैं तो क्या फर्क देखा दोनों जगह पर? क्या चीज महसूस की? देखिए फर्क काफी ज्यादा है। फर्क इस तरह से है कि यूनिवर्सिटी के अंदर 35 से 40 हजार स्टूडेंट्स हैं, और आप जब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचते हो तो वहाँ की जो आबादी होती है वो 3 लाख से ऊपर होती है। तो बिल्कुल कई गुना ज्यादा हो जाती है। ये 10 गुना ज्यादा आबादी होती है। यूनिवर्सिटी के अंदर सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं और 100% लिटरेसी होती है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो वहाँ की लिटरेसी 50%, 52%, 55%, बहुत अच्छी जगह अगर है तो वहां पर 60%। तो और लिटरेसी की डिफिनेशन हिंदुस्तान के अंदर यह है कि एनीवन हु कैन रीड, राइट और अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, बस उसे अंगूठा नहीं लगाना आता हो, साइन करना आता हो, तो ही इज लिटरेट। मतलब इतनी सब स्टैंडर्ड डिफिनेशन के बाद से, इतनी मिनिमल डिफिनेशन है इसकी, इसके बाद से जो है लिटरेसी अगर 50, 55 और 60% है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त किन हालातों में हैं। तो ये भी फर्क है कि आप अपनी बात को किस तरह से कन्वे करें, क्योंकि आप वहां जब कन्वे कर रहे होते हैं बात को, एग्जैक्टली जब आप वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वे कर रहे होते हैं तो दे ऑल आर लिटरेट, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट व्हेन यू आर हियर तो देयर आर सम पीपल हु हैव नेवर बीन टू स्कूल, who have never been to school, who have never studied anything. They cannot read, they cannot write, they cannot understand what you are saying. तो आपके पास जब ये challenges होते हैं तो आपको उन तक अपनी बात पहुंचाना एक चैलेंज होता है। लेकिन चूंकि मेरे लिए चैलेंज नहीं था, अब आप पूछेंगे ये चैलेंज क्यों नहीं था, मैं इसलिए नहीं था चूंकि मैं एक ऐसे समाज से आता हूँ, एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जो बहुत ही मतलब एक आम हिंदुस्तानी का जो बैकग्राउंड है, जो किसान का परिवार और जो लोग खेती करके सारी चीजों को अपने बनाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ। तो हमारे पेरेंट्स भी खेती ही करते हैं। तो आई नो जो मैंने पढ़ लिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ा लिखा दिया, मुझे यूनिवर्सिटी भेज दिया। आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स माइट बी इन अ बेटर वे। तो आई नो कि दे आर माई पीपल, आई हैव टू टेल देम कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। मैं पढ़ लिया हूं तो अब आई जस्ट वांट के जो नई जनरेशन आ रही है, जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है, जो अभी तक पढ़ाई की तरफ नहीं है, तो आई शुड टेल देम, आई मस्ट टेल देम कि आप आओ, आप स्कूल की तरफ आओ, आप सरकारों से सवाल करो। इट्स नॉट अबाउट कि आप मुझे सिर्फ वोट दो और वोट दे के भूल जाओ। आप पूछो कि हमारे यहाँ स्कूल्स कब होंगे, अच्छे स्कूल्स कब आएंगे, हॉस्पिटल्स कब आएंगे, कब हमें अच्छा इलाज मिलेगा। तो इस तरह की चीजें जो है हमने किया, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे लोग हैं, क्या कमियां हैं, किस तरह से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कोशिश की और हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं था, चूंकि हम इन्हीं परिवेश से आते हैं, हम इन्हीं सोसाइटी से आते हैं।
करेक्ट। हाँ, लेकिन चले, मैंने माना कि आपकी तरबियत भी हो गई और आप अपने ही लोगों में, अपनी ही, आई मीन इट्स जस्ट लाइक कि आप अपनी फैमिली में हैं, आपकी, आपका गांव या आपका शहर, आपका कस्बा, वो आपके अपने लोगों की चीज है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम कैंडिडेट in this very, you know, very critical situation in politics for Muslims, what was your जो भी आपका experience था, क्या रहा? देखिए, it's really difficult. The kind of politics BJP is doing, it's like कि आपको वो कुछ भी इल्जाम दे सकते हैं, किसी भी तरह का इल्जाम आपके ऊपर डाल सकते हैं। आपने देखा कि जब मेरा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, द डे माय कैंडिडेचर वाज अनाउंस्ड, आई वाज 25 and half on that day. मतलब I was just eligible to contest election in India. और जिस तरह से बीजेपी ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा किया और पूरा नेशनल मीडिया पे जो है एक कंप्लीट एक कैंपेन चलाया गया, प्राइम टाइम चलाया गया मेरे ऊपर, और प्राइम टाइम चलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, एक टैग देने की कोशिश की गई। कई मीडिया हाउसेस ने मुझे टेररिस्ट तक कह दिया, एंटी नेशनल कह दिया, और पता नहीं क्या क्या। मतलब इफ यू विल गूगल इट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। कुछ ना कुछ तो होना था। एग्जैक्टली। तो इस तरह की बातें मेरे खिलाफ चलाई गई और बहुत सारे इल्जामात लगे। तो इट्स रियली टफ टाइम, क्योंकि बीजेपी इज डूइंग द पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड इन इंडिया, और कम्प्लीटली वो ये चाहती है कि एक पॉलिटिक्स ऑफ अदराइजेशन कंटिन्यू हो। जो अलगाववाद की राजनीति है वो अगर चलती रहेगी तो उनको फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि जो माइनॉरिटीज हैं वो 15-16% है, ठीक है, तो आप 20 मान लो, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, सारे माइनॉरिटीज को मिला लो तो 20% को अगर आप अलग कर दो, 15 से 20% को, और 80 से 85% अगर हमारे पास है, इसमें से अगर आधे भी हमारे साथ आ जाते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे। बीजेपी इसी तरह की पॉलिटिक्स कर रही है। तो दिस पॉलिटिक्स ऑफ अदराइजेशन, जो अलगाववाद की जो राजनीति है, ये बहुत ही खतरनाक है। और ये इट्स नॉट ओनली अबाउट कि सरकार किसकी होती है, ठीक है, इट्स अबाउट समाज में जहर घुल जाता है, और समाज में काफी हद तक बीजेपी ने जहर घोला है और उसमें वो कामयाब हो गए हैं। तो इट वाज रियली टफ, इट वाज रियली चैलेंजिंग, बट हमने उन चैलेंजेस को देखा, उन चैलेंज को समझा, और हमने उसको अपनी तरह से एड्रेस किया। तो इसीलिए फाइनली आई गॉट अराउंड 66,000 वोट्स। और इससे पहले जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें मेरी सीट पर बीजेपी जीती थी और बीजेपी को 60,000 वोट आए थे। और इस बार मैंने उस वोट को क्रॉस किया और 6,000 और वोट ऐड किए, 66। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट, ठीक है, लेकिन मैंने उस मार्क को क्रॉस किया। इनफैक्ट अगर आप उस इलेक्शंस के देख लो कि टोटल जो कैंडिडेट्स हैं उसमें मैं शायद टॉप 15 या टॉप 20, 243 सीट्स पे इलेक्शन है, तो टॉप 15 या टॉप 20 वोट सीकर कैंडिडेट हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट, मतलब मुझसे कम वोट 150 लोगों को, 150-200 लोगों को, बट दे आर एमएलएज राइट नाउ, आई लॉस्ट। हाँ, तो लेकिन फ्रॉम सीट टू सीट आल्सो, करेक्ट। तो लेकिन ये जो पार्टी है, मतलब जो हमारी करंट हुकूमत है, दे आर ट्राइंग टू वाइप आउट कांग्रेस एंड यू चोज दैट। तो आप कहीं ना कहीं उसका असर आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसमें आपकी चाहे जिम्मेदारी हो या आपका कुछ रोल हो ना हो। सो दैट इज अनदर काइंड ऑफ पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इन इंडिया। लेकिन अगर हम ये देखें कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ कांग्रेसी, ये दोनों माइनस पॉइंट है इन फ्रंट ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट, और वो हर तरह से, यानी साम दाम दंड भेद, सब कुछ चल रहा है। व्हाई कांग्रेस यू चोज? I chose Congress because of Rahul Gandhi ji. Okay. Yeah, I find him a honest person. ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी किसी पावर के लिए झूठ नहीं बोल सकता, और मैं अपना लीडर उसको ही तस्लीम कर पाऊंगा जो जिससे मैं सेटिस्फाइड हो पाऊं, जिसके आइडियोलॉजी से मैं सेटिस्फाई हो पाऊं, जिसके एक्शन से मैं सेटिस्फाई हो पाऊं। तो मैं जब राहुल जी से मेरी मुलाकात हुई, तो आई फाइंड हिम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन,
ए वेरी ट्रूथफुल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स भी जानता है, जो पॉलिटिक्स भी जानता है, जो देश के हालात को जानता है। आप एक बात, मैं आपको अपनी बात को कट करके मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बीजेपी और आरएसएस ने राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए। आप गौर कीजिएगा, आज भी राहुल गांधी जी अगर कुछ ट्वीट कर देते हैं, not even he is speaking, he is just writing, he is just tweeting a one line, एक लाइन के ट्वीट पर पूरी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बिकी हुई मीडिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से चलाती है और फेक न्यूज फैलाती है। Why? Because BJP and RSS knows he is the one who can really wipe out BJP and RSS. He is the one person. He is so committed ideologically. And Congress is a party जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई, एक ऐसी पार्टी जब हम आजाद हुए थे तो हमारे पास सुई बनाने की भी फैक्ट्री नहीं थी, और आज हम रॉकेट और मिसाइल बना रहे हैं, और आज हम जो है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो कांग्रेस ने हमें ये दिया है, दैट्स व्हाई आई चूज कांग्रेस। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस इज अबाउट इंडियननेस, वो हिंदुस्तानी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको बताती है। That's why I chose Congress. It's a national party. It's a party in the interest of every sector. To be honest, very well. हाँ, वहाँ पर एटलीस्ट हमें खुराफात सुनने को नहीं मिलती है। वो गलत हो सकता है, अगर आप उनके डिसीजन से सहमत नहीं हो, आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप कांग्रेस की सरकारें बुलाती हैं बात करने को। हमारे किसान आज 6 महीने से बैठे हुए हैं। Nobody is bothering. मैं इधर किसानों वाली आने वाली थी कि किसान जो इस वक्त है, आप मतलब कोई भी आदमी ये समझ सकता है कि जो अनाज पैदा करता है, आप उसको आपने एक ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया है जहां उनका दम घुट रहा है और उनको देख के हमारा दम घुट रहा है, जस्ट बिकॉज अगर ये नहीं होंगे, कल ये खेती नहीं करते हैं, तो आप 130 करोड़ की आबादी को कहां से खिलाओगे, कैसे खिलाओगे, और क्या उसका अंजाम होगा? क्योंकि जिंदगी की सारी जरूरतें पेट से शुरू होती हैं। अगर ये खाली होगा तो बहुत कुछ गलत हो सकता है, कम्युनिटीज में बहुत कुछ गलत हो सकता है, सोसाइटीज में। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, और ये सच्चाई भी है, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और एक ऐसा देश है जो वाकई जिस देश की जो इकोनॉमी है, जो उसकी रीढ़ है इकोनॉमी की, वो किसान है। और अगर किसान इस देश के अंदर अगर खुश नहीं है, तो आप यकीन मानिए कि ये देश खुश नहीं है। क्योंकि 65% लोग, 60 से 65% जो आबादी है, वो खेती पर डिपेंडेंट है, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो, चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। तो अगर 65% आबादी अगर किसी देश की, अगर किसी सरकार से नाखुश है, तो ये सरकार से तो सवाल पूछना पड़ेगा ना, आखिर क्या आपकी ऐसी पॉलिसीज है जो आप इतने आपसे लोग नाखुश हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो सरकार इग्नोर कर रही है। और एक जमाने से किसान बैठे हुए हैं अपने तीनों कृषि कानून को वापस कराने के लिए। किसानों के लिए कानून है, सरकार जबरदस्ती लेकर आई है, किसान उसका विरोध कर रहे हैं, उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार कह रही है ये आपके लिए अच्छा है। मतलब ये जबरदस्ती मुझे एक मिठाई खिलाई जा रही है, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे जबरदस्ती रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है नहीं ये बड़ा अच्छा है बेटा, आप इसको खाओ, इसको खाओगे तो आप सेहतमंद रहोगे। लेकिन मेरे जहन में एक चीज ये आ रही है वेरी क्विक, कांग्रेस को वाइप आउट करने के लिए जो ये करंट गवर्नमेंट फोर्स कर रही है, तो क्या, और बहुत हद तक बदनाम कर भी दिया है, उसका असर भी हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस पर जहां भी कांग्रेस लड़ रही है वहां पे नेशनल पार्टी का ये हश्र हो रहा है। आपको लगता है कि ये पार्टी दोबारा खड़ी हो पाएगी कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट? देखिए, कांग्रेस इज सोल ऑफ कंट्री। आई नो ये बुरा दौर है हमारी पार्टी के लिए, और इसको मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। हमारी हार हुई है कई सारे स्टेट्स में, मैं खुद इलेक्शन हार गया। हम कई स्टेट्स में इलेक्शन हार गए, और कई स्टेट्स में हम जीते भी हैं इस बीच में। हमारे लिए ये बुरा दौर है, ये एक ऐसा दौर है जिस वक्त हमें मंथन करने की जरूरत है, हमें बहुत सारी चीजों को बदलने की जरूरत है। लेकिन कोविड की वजह से कंप्लीटली डिस्टर्ब हैं सब लोग,
और आप यूँ समझ लीजिए कि पिछले 1 साल से ऊपर से ज़्यादा से हमारी पार्टी इलेक्शंस पे कम फ़ोकस कर रही है हुँ। और लोगों की सेवा करने पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही है कि उन तक पहुँचे, उन तक रीच आउट करें। तो हम लोग इस पे मंथन लगातार कर रहे हैं। हुँ, लेकिन मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस इज़ सोल ऑफ आवर कंट्री, हुँ, कि उसे मालूम है कि कैसे क्या करना है और हमें हम पार्टी बाद में बने, पहले हमने इस देश को आज़ाद कराया। उसके बाद जो है हम क्या नाम है, जो इंडियन डेमोक्रेसी में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हुँ, तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि हम इस वक़्त जो है वो लगातार कोविड टाइम्स में लोगों की मदद कर रहे हैं, उस पर फ़ोकस कर रहे हैं। जो सरकार को करना चाहिए वो आज अपोज़िशन कर रही है, कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस को वाइप आउट कह देना ये कहीं से जायज़ नहीं है हुँ। और ये बहुत ही ये बीजेपी का वर्ज़न हम कह हाँ, सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली बीजेपी ने मैं इसको उसी के इसको अल्फ़ाज़ दोहरा रही हाँ, हूँ कि मेरा नहीं एग्ज़ैक्टली चाहिए। बीजेपी ने उसको बार-बार चलाया है और वो हुँ, चलाते रहेंगे। अभी भी इसका चला रहे इसकी हैं। हुँ, हाँ, इसकी वजह ये है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं तो हम ही तो है, तो हमें ही दे दो। ये बेसिकली चाहते हैं कि देश में एनार्की की सिचुएशन हो जाए, एक ऐसा वक़्त आ जाए जब डेमोक्रेसी ही ना बचे हुँ, और कांग्रेस हमेशा डेमोक्रेसी के लिए खड़ी रहती है। तो हम लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि ठीक है, इलेक्शन में भले हमारी हार हो, लेकिन हम लगातार लोगों के बीच में रहेंगे और जो उनके इश्यूज़ हैं, वो उठाते रहेंगे। ईवीएम्स को लेके भी एक बड़ा सवाल है, जो हुँ, लगातार उठ रहा है और हमारी पार्टी भी ईवीएम को लेकर लगातार सवाल करती रहती है। हम लोग सवाल करते रहते हैं कि ईवीएम से इलेक्शंस नहीं होना चाहिए, चूँकि काफ़ी मैनिपुलेशन होता है। चूँकि ग्राउंड पे सिचुएशन कुछ और हमें दिखती है, वो सिचुएशन इलेक्शंस के बाद कुछ और हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोग ईवीएम से भी सवाल कर रहे हैं और इनफैक्ट हमारी ये कोशिश है कि ईवीएम से इलेक्शन अब ना हो। तो बहुत सारे चीज़ें हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत जो आपने कहा कि उसके अभी इन लोगों ने एक कैंपेन चलाया। अभी मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी के जो एमपीज़ हैं, बीजेपी के एलाइज़ के इनके 353 एमपीज़ हैं, इनमें 100 से ज़्यादा एमपी कांग्रेस के हैं। जो कांग्रेस पार्टी में पहले थे अब इसमें हैं। तो अब आप ये बताइए कि या आपने अभी देखा कि बंगाल के अंदर किस तरह से बिहार वाला ममता तो बनर्जी मुश्किल के होगा साथ पीछे जा साथ में लोग थे और वो बाद में बीजेपी में चले गए। उनके ऊपर बहुत सारे केसेस थे, वो वहाँ गए तो खत्म हो गए। तो जी, बीजेपी आजकल वॉशिंग मशीन बन गई है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। उसमें आप जाइए, आप धुल के साफ हो गए। वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम इन दीज़ टफ टाइम्स और कोशिश है कि हम उन तक पहुँचे और ईवीएम्स को लेकर लगातार हमारा सवाल है और वो रहेगा। बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी सवाल है। आप खुद बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं अपने इलाके में। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट और टेल अस कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर अराउंड यू? अभी हम लोगों ने एक कोविड सेंटर ओपन किया है, टेम्पोरेरी कोविड सेंटर। हुँ, चूँकि यहाँ पर बिहार के अंदर जो हालात हैं इस वक़्त, वो बहुत ही ख़राब हैं। यहाँ पर वेंटिलेटर्स नहीं हैं, ऑक्सीजन बेड नहीं है, आईसीयू की फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जब दिल्ली में आपने देखा कि पीपल वर गैस्पिंग इन दिल्ली, गोवा, बैंगलोर, बॉम्बे, दीज़ आर मेट्रो सिटीज़, यहाँ पे ये हाल है। तो आप बिहार की बात तो छोड़ ही दीजिए कि यहाँ पे क्या कंडीशन रही होगी। हुँ, तो जब यहाँ पर ये ऐसे हालात हुए, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ लोगों की हम लोग मदद करें, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो एक कमरे में पूरी फैमिली रहती है। हुँ, जब एक कमरे में पूरी फैमिली रहती है, तो एक आदमी अगर पॉज़िटिव होता है, एक बंदा पॉज़िटिव होता है, पूरी फैमिली पॉज़िटिव हो जाएगी। उनके पास कोई आइसोलेशन की जगह नहीं है। मतलब आप यूँ समझ लें कि इफ यू आर कोविड पॉज़िटिव एंड यू आर आइसोलेटेड इन योर होम, you are in a single room staying over there, you are privileged. In India you are privileged. I'll repeat, you are privileged. This is the condition, हुँ, this is the condition of our people. तो जहाँ पर आइसोलेशन के लिए हमारे पास दूसरा कमरा भी नहीं है, तो वी हैव सेट अप दो सेंटर फॉर द नीडी पेशेंट्स, फॉर द पुअर पेशेंट्स जो पॉजिटिव हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वी विल प्रोवाइड देम विद एवरीथिंग। एवरीथिंग इज फ्री फ्री वी आर प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन, फ्री फूड, फ्री ऑक्सीजन, एवरीथिंग। वहाँ पर लोग आते हैं, 24 आवर नर्सेज हैं वहाँ पर, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। तो हम प्रोवाइडिंग दिस फॉर फ्री। तो कोशिश है कि जो माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट हैं, उनको हम लोग मैनेज करें, उन तक हम लोग पहुँचे और इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। एंड दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन बिहार। No हुँ, political leader, no any organization have come up with such an oxygen bed facilities. I mean, this is for non-critical patient. Obviously, we don't have ventilator. हुँ, We are just a temporary hospital. तो इट्स लाइक पेंडेमिक है, तो अपनी तरफ से भी कुछ करना चाहिए। तो वी हैव डन दिस। तो इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन बिहार।
कोशिश है कि इसको हम और बढ़ाएं, इस सेटअप को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद। थैंक यू सो मच। तो हमने बात शुरू की थी अलीगढ़ से, एंड लेट्स गेट बैक टू अलीगढ़, क्योंकि वो तो हमारा जो सिस्टम है उसमें बसता है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब उससे हम उसको डिनाई करके आगे नहीं बढ़ सकते। अलीगढ़ ने आपकी तरबियत की, ऐसा कुछ आपको लगता है कि अगर मैं अलीगढ़ में नहीं होता तो शायद आज मैं ये नहीं कर पाता, समथिंग लाइक दैट? बिल्कुल, आप एक तरह से देखें, जो पॉलिटिकल जर्नी जो लोगों को मेरी दिखती है, दैट उसकी स्टार्टिंग जो है दैट्स फ्रॉम अलीगढ़ ओनली। तो बिल्कुल, जो भी आज मैं हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ माय फैमिली, माय पेरेंट्स एंड माय अल्मा मेटर, कि वहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मेरी स्कूलिंग, जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई, जो अर्ली स्टेज में, यहाँ तक मैं 5th क्लास से 10th क्लास पढ़ा केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा। एक्चुअली बोलने का थोड़ा सा हुनर मैंने वहीं सीखा। आई वाज स्टेट लेवल डिबेटर इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया करता था नेशनल लेवल पे। तो वहां से भी सीखने को मिला, और उसके बाद जब अलीगढ़ गया तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, ज्यादा वक्त मिला एक्टिविज्म का। फिर वहां पर से मैंने मेडिसिन किया, बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, कंप्लीट किया, और कोशिश किया कि वहाँ स्टूडेंट्स को सर्व करें, और यहाँ जो है अपनी सोसाइटी को, अपने कंट्री को, अपने स्टेट को और इस देश को सर्व। वंडरफुल। सो बस मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अलीगढ़ पे इल्जाम है कि ये कांग्रेसी है, एंटी दिस गवर्नमेंट है, और एएमयू पे बहुत सारे इस तरह के इल्जामात हैं। तो एज अ लीडर ऑफ नेशनल पार्टी, आप उन इल्जामात को किस तरह से देखते हो, क्योंकि आप उस देखिए, सिस्टम का ये हिस्सा। इल्जाम ये इल्जाम जो भी लगा रहा है कि अलीगढ़ कांग्रेसी है, वो गलत लगा। उसका रीजन ये है कि अलीगढ़ कांग्रेसी नहीं है, अलीगढ़ इज इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो लोग होते हैं, वो हवा अगर इधर चल रही है तो वो दूसरी तरफ चलेंगे, उनसे सवाल पूछने वाले लोग होते हैं अलीगढ़। तो दैट इज करेक्ट, अलीगढ़ इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। वो सवाल करती है, आई मीन इट्स अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली नॉट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन गोज इन हैंड इन हैंड विद द प्रेजेंट regime, जो भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस। और अलीगढ़ हमेशा एंटी कांग्रेस रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, उसकी वजह मतलब ये रही है मेरा कि कोई ज्यादातर वहां की सरकारें कांग्रेस की रही हैं। राइट। ज्यादातर सरकारें कांग्रेस की रही हैं, तो मुखालफत कांग्रेस की हुई है। और ऑब्वियस सी बात है कि अब सरकार बीजेपी की है, तो मुखालफत उनकी हो रही है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि मुखालफत होनी भी चाहिए। अगर आप मेरी बात करें, तो 30 साल बाद कोई अलीगढ़ का प्रेसिडेंट कांग्रेस में शामिल हुआ, आफ्टर 30 years। अदरवाइज रीजनल पार्टीज में शामिल होते थे, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी, जेएमएम। आई मीन स्टूडेंट लीडर्स ऑलवेज प्रेफर्ड कि वो किसी रीजनल पार्टी में, क्योंकि रीजनल पार्टी में थोड़ा सा स्कोप ज्यादा होता है, यू आर मोर कनेक्टेड। एक स्टेट की पॉलिटिक्स अगर आपको करनी होती है तो आप वहां जाते हैं, और थोड़ा राइज भी जल्दी होता है। तो नॉर्मली लोग कम ट्राई करते हैं और कम जाते हैं। बट आफ्टर 30 years एमयूएसयू पर मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, जो कांग्रेस ज्वाइन किया मैंने। तो आई होप कि आने वाले टाइम में, चूंकि कांग्रेस इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, कांग्रेस ही हमें बचा सकती है, जो इविल फोर्सेस अभी कंट्री में रन कर रही हैं उससे। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि अगर मैं किसी रीजनल पार्टी के साथ जाऊंगा, तो हो सकता है मैं अपना स्टेट बचा लूं, बट मैं अपना देश नहीं बचा पाऊँ। करेक्ट। So my mission is to save my state as well as my country. That's why I decided to choose Congress over any other regional parties. And I told you, obviously, because of the Rahul Gandhi, I have faith in him. I have full faith in his honesty. वो एक अच्छे लीडर हैं, उनकी एक अच्छी समझ है, और मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। That's why I joined the Congress party. And I hope people in the coming time will also join the party. एब्सोल्युटली। और एज यू सेड के क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत ज्यादा अरसे तक रही है, और उससे हमने सवाल, यूनिवर्सिटी ने सवाल भी किए हैं, उसको क्रिटिसाइज भी किया है, और उससे फाइट भी की है, और इन फ्यूचर अभी करंट गवर्नमेंट है उससे भी सवाल हो रहे हैं, और इन फ्यूचर अगर जो भी पार्टी आई, चाहे ये रहे या कांग्रेस आ जाए, हमारा कुछ पर्सनल नहीं होता है, सिस्टम के खिलाफ हम रहे हैं और रहेंगे, अगर वो कुछ ऐसा काम करती है जो एट लार्ज अलीगढ़ नहीं, अलीगढ़ ने बुलाकर बहुत स्वागत भी किया है। जवाहरलाल नेहरू हमारी स्टूडेंट यूनियन के लाइफ मेंबर थे, महात्मा गांधी लाइफ मेंबर थे,
सीवी रमन साहब लाइफ मेंबर थे, हाँ, तो बहुत लेकिन उन्हें तो सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइफ मेंबर थे। जिन्ना की पिक्चर लेकिन नजर आती है ना, दे उसका क्या करें? या एग्ज़ैक्टली दे वर फ्रॉम कांग्रेस ओनली। तो हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तब होते हैं जब उनकी पॉलिसीज़ हमारे खिलाफ हो, आई मीन स्टूडेंट्स के, गरीबों के, किसानों के खिलाफ हो, तब होते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वतन की बात हमवतनों के साथ मशकूर और विशिंग यू गुड लक। हम थैंक्स अ यही लॉट। चाहेंगे कि आप और आगे बढ़ें, अलीगढ़ का नाम रोशन करें, हमारे वतन का नाम रोशन करें और अपने मुल्क, अपने कौम की खिदमत में अगर हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।